कि जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से इल्म हो जाए और अपने रिसर्च और तहकीक को वो अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके। रिसर्च इन माहितुल अमराज के ज़िम्न में ख़ासतौर से आज जो मुझे बताना है वो अपने डिपार्टमेंट के ताल्लुक से बताना है कि अब तक वहाँ जो पीजी स्कॉलर्स हैं उनके ज़रिए से क्या क्या काम हुए हैं, हमारे पास मैन पावर या लैब की फैसिलिटी किस हद तक है, इन चीज़ों को जान करके और जो हमारा शोबा है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें हम कहाँ तक काम कर सकते हैं इस मौजूदा माहौल में, मौजूदा सहूलियात की मौजूदगी में। इसके लिए हमने अपनी गुफ्तगू को चंद कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली चीज़ है फैकल्टीज़ के बारे में, उसके बाद है लैब स्टाफ के बारे में, और फिर पीजी स्कॉलर्स के बारे में, और फिर क्या पॉसिबल रिसर्च इस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं उसके ताल्लुक से बात होगी। माहितुल अमराज के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूं कि माहितुल अमराज मेडिकल साइंस में बड़ी अहमियत का हामिल सब्जेक्ट है। रिकॉल के तौर पर इसको एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। माहितुल अमराज या पैथोलॉजी जो है, इट इज डिराइव्ड टू ग्रीक वर्ड पैथोस एंड लोगोस। पैथोस मीनिंग suffering and logos meaning study. Thus we can define scientific study of changes in the structure and functions of the body in disease is known as pathology. It deals causes, effects, mechanism and nature of the disease. इल्मुल अमराज या माहितुल अमराज तिब की वो शाख या ब्रांच है जिसमें मर्ज के दौरान होने वाली तब्दीलियों का साइंसी मुताला किया जाता है। जिस्म की साख्त और अफाल के अंदर जो खराबी या जो कमियां पैदा होती है, साइंस की रोशनी में जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसे इल्मुल अमराज या माहितुल अमराज कहते हैं। इस इल्म में हम मर्ज के असबाब, उसके असरात, उसके मैकेनिज्म और उसके नेचर, डिजीज के नेचर के बारे में बहस करते हैं। सर विलियम ऑसलर जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहलाते हैं, जदीद तिब के बाप कहलाते हैं, पैथोलॉजी के अहमियत के ताल्लुक से उन्होंने क्या ही अच्छी बात कही है। Your practice of medicine will be as good as is your understanding of pathology. आप अपनी क्लिनिक में उतना ही माल जमा करेंगे जितनी आपकी मालूमात पैथोलॉजी के ताल्लुक से है। आपकी जितनी अच्छी मालूमात, जितनी अच्छी जानकारी इल्मुल अमराज के ताल्लुक से होगी, आप उतनी ही ज्यादा इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं और उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस कामयाब होगी। ये इल्मुल अमराज की अहमियत है, उसका इंपॉर्टेंस है जो सर विलियम के इस कॉल से जाहिर होता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप फैकल्टीज के बारे में आपको बताता चलूं कि हमारे इस डिपार्टमेंट में इस वक्त 3 असातिज़ा किराम हैं। इनमें से एक प्रोफेसर है और 2 लेक्चरर के पोस्ट पे फाइज हैं। प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, ये
इस डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और इस कॉलेज के प्रिंसिपल कम सुपरिंटेंडेंट भी हैं। सर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि सर की पहली ज्वाइनिंग जूनियर रिसर्च फेलो के ओहदे पर हैदराबाद में हुई थी। जेआरएफ के पोस्ट पे सर ने 10 मार्च 1980 में हैदराबाद में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर आपने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर उड़ीसा के रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद आपकी बहाली जो है मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर औरंगाबाद में हुई। 1983 में मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर आप औरंगाबाद में आपने ज्वाइन किया। फिर वहां से ट्रांसफर होकर के आप आयुर्वेदिक कॉलेज में आए। आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक एंड यूनानी रिसर्च यूनिट था उस कॉलेज में, आप वहीं पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। वहां से ट्रांसफर होने के बाद तिब्बिया कॉलेज में आपकी ज्वाइनिंग जो है डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर के पोस्ट पर शोबा मुआलजात में हुआ था। और फिर 2013 में आपने शोबा माहितुल अमराज डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में रीडर के पोस्ट पर रीडर का पोस्ट आपने संभाला। और 2014 में आपको प्रोफेसर के ओहदे पे फायज किया गया इसी डिपार्टमेंट में। और तब से अब तक आप प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं और साथ ही आप प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट की भी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। आप सीसीआईएम के मेंबर भी रह चुके हैं और स्टेट आयुर्वेदिक एंड यूनानी काउंसिल जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसके भी आप अरसा दराज से मेंबर हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो सर मुख्तलिफ मरहले में तिब्बे यूनानी की अहम खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। और जब आपने जेआरएफ के पोस्ट पर ओहदा संभाला था तो उस वक्त आपने खास तौर से फिलारियासिस पे अपना काम किया था, फाइलेरिया पे अपना काम किया था और मुंजिज मुसिल जो यूनानी का एक अहम तरीका इलाज है, इस पर काम किया था। इस तरह से आपको रिसर्च का तजर्बा है। और इस वक्त जो है सीसीआईएम या एनसीआईएसएम के नॉर्म्स के मुताबिक जब रिसर्च होता है तो रिसर्च जो पीजी स्कॉलर्स होते हैं वो प्रोफेसर के अंडर में 3 पीजी स्कॉलर्स जाते हैं, यानी 3 पीजी स्कॉलर्स के वो प्रोफेसर गाइड बनते हैं। लेक्चरर एक के और रीडर जो होते हैं वो 2 पीजी स्कॉलर्स के गाइड बनते हैं। इस तरह से पिछले 2 साल से जो पीजी हमारे यहाँ हैं तो 3 पीजी स्कॉलर्स हर साल उनके अंडर में जाते हैं और इस साल भी 3 पीजी स्कॉलर्स उनके अंडर में अपने रिसर्च को अंजाम देंगे। अब मैं अपने बारे में ही बता रहा हूं, हालांकि ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई शख्स अपने ही बारे में कुछ बताए, ये अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनने के मुतरादिफ होता है। बहरहाल मैंने जो थोड़ी सी इस फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दी है उससे आपको मुतारिफ कराना मुनासिब समझता हूँ। 2014 में हमने गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना को ज्वाइन किया था। इसी डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया है और इसी डिपार्टमेंट में शुरू से अब तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पे फायज हूँ। 22/4/2014 को मेरी तकरीरी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हुई थी, लेकिन 22/2/2019 में हम लोग 5 साथी परमानेंट टीचर की हैसियत से अलग अलग शोबे में
अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनमें से एक खुशबख्त मैं भी हूं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तरतीब से ताल्लुक मेरी क्वालिफिकेशन यूएस मैंने जामिया हमदर्द से किया है और एमडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से किया है, और मेरा डिपार्टमेंट पीजी का मुआलजात था। चूंकि मुआलजात के बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं एलाइड सब्जेक्ट्स में से एक डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज भी है, जिसमें मैं इस वक्त अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं। इसके अलावा मैंने ओरिएंटेशन बैकग्राउंड से भी आला तालीम हासिल किया है। आलमियत और फजीलत उत्तर प्रदेश के एक मशहूर और मारूफ मदरसा जामतुल फलाह से मैंने आलमियत और फजीलत की डिग्री हासिल की है। आलमियत मैंने 97 में और फजीलत 99 में मैंने किया था। इसके साथ साथ मेरे पास 2 डिप्लोमा की भी डिग्री है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। हिंदी में मैंने डिप्लोमा भी किया था उसी मदरसे में, और फंक्शनल अरबिक डिप्लोमा मैंने दिल्ली से किया था जामिया हमदर्द के क़याम के दौरान। और रही बात पोस्ट की, तो मैं कॉलेज से बाहर लेकिन तिब्बी यूनानी की दुनिया में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस बिहार चैप्टर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, और कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी का मैं मेंबर हूं। इसके साथ साथ मैंने गुज़श्ता दिनों में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन पटना के इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी का मैं मेंबर भी रहा हूं, और यहाँ की जो एथिकल कमेटी है मैं उसका भी मेंबर हूं। और यहाँ से मुजल्ला तबीब के नाम से एक मुजल्ला निकालने का इरादा किया गया है, उसका भी मैं एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर हूं। मैंने जब से 2014 से जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो अपनी हैसियत के हिसाब से लिखने पढ़ने का सिलसिला जारी रखने की कोशिश की है। और इस दौरान मैंने इल्मुल अमराज पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और उसे किताबी शक्ल में मैंने पब्लिश कराया है। इसका नाम है इल्मुल अमराज के मुंतखब सवालात। ये 2017 में मैंने इसको पब्लिश कराया था। इस पर मैं काम कर ही रहा था कि इसी बीच में वैकेंसी आ गई थी और मुझे अपने हरीफ से आगे जाना था ताकि इंटरव्यू में किसी तरह की परेशानी न हो। तो मैंने जल्दबाजी में किताब को और भी मैं ज़ख़ीम करना चाह रहा था। उस इरादे को तर्क करके जितनी तैयार थी किताब, मैंने उसे किताबी शक्ल दे करके मंजर आम पर ले आया। और इस तरह से ये किताब 144 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें 835 क्वेश्चंस हैं इल्मुल अमराज के, जिसमें कदीम इल्मुल अमराज के भी सवालात हैं और मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड सवालात भी हैं, मॉडर्न पैथोलॉजी के सवालात भी हैं। इसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस के दौरान खुद महसूस किया कि यूनानी के कुछ अच्छे नुस्खे मेरे पास भी होते ताकि मेरी भी प्रैक्टिस अच्छी होती। तो मैंने इस फिक्र के साथ अतिब्बा की किताबों का मैंने स्टडी किया और 428 सफ़ात पर मुश्तमिल मैंने नुस्खों की एक अहम नुस्खों की एक किताब तैयार की जिसका नाम है किताबुल मुजर्रबात। ये किताब अभी छपी नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से सारी कार्रवाई पूरी हो गई है और माली ताउन के लिए मैंने बिहार उर्दू एकेडमी के हवाले कर दिया है। इंशाअल्लाह जितनी जल्द वहाँ से माली ताउन मुझे मिलेगा, इंशाअल्लाह ये किताब आप लोगों के सामने मौजूद होगी। पब्लिकेशन के ताल्लुक से लगभग मेरे 10 से ज़ायद पब्लिकेशंस हैं, जिनमें अहम पब्लिकेशन जिसको मैं अपनी नज़र में अहम समझता हूँ वो 4 हैं।
वो 4 हैं और वो मुल्क के इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। जर्नल्स का नाम है द फार्मा इनोवेशन जर्नल। इसमें हमने इंटरवेंशन ऑफ रेजिमिनल एंड फार्माकोथेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ शहर, इस टॉपिक पर मैंने अपना पेपर पब्लिश कराया है। दूसरा पेपर है जर्नल ऑफ मेडिकल प्लांट्स स्टडीज। जो मेरी थीसिस का टाइटल था वो पेपर इसमें पब्लिश हुआ है, क्लिनिकल स्टडी ऑन इब्तदाई शहर विद थेराप्यूटिक एवोल्यूशन ऑफ रोगन कद्दू एंड सफूफेकाहू। ये मेरी थीसिस का टाइटल था। इसी पेपर को मैंने इस जर्नल में पब्लिश कराया है। 2020 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स के नाम से जो जर्नल पब्लिश हो रहा है उसमें मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है, शकीका कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट इन यूनानी मेडिसिन। मेरे पेपर्स की तादाद कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा खुद काहिल हूँ। आई एम वेरी इंडोलेंट। ये मुझे कहते हुए किसी भी तरह का आर महसूस नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। यही इसी का नतीजा है कि मेरे पेपर कम है। और दूसरी वजह ये है कि मेरा रुझान जो है किताबों की तालीफ और तसनीफ की तरफ रहा है, जो अच्छा खासा वक्त जिसके लिए दरकार होता है। एक किताब को मंजर आम पर लाने के लिए 2-3 साल कम से कम लग जाते हैं, क्योंकि कई मरहले में उसको लिखना पढ़ना, उसको बार बार प्रूफ रीडिंग करना, ये सब खुद से करना होता है ताकि आवाम के सामने अच्छी शक्ल में किताब जाए। तो इस तरह से अच्छा खासा वक्त इसमें भी सर्फ हुआ है। मैं दिगर तफसीलात को अपने ताल्लुक से ख़त्म करता हूं। और हमारे जो कलीग हैं डॉक्टर अदीब अहमद साहब हैं, और ये भी शोबा मायतुल अमराज में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं। सर का क्वालिफिकेशन बीएमएस है। और सर के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि जिस कॉलेज से आपने तालीम हासिल किया उसी कॉलेज में टीचर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी भी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे हुई थी, और वहीं से आप इस तिब्बी कॉलेज में तशरीफ लाए और लगभग आपका 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। और इस वक्त आपके अंडर में 2 पीजी स्कॉलर रिसर्च के काम को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं अगर लैब की बात करूं तो लैब हमारे इस कॉलेज में एक सेंट्रल लैब है और एक डिपार्टमेंटल लैब है। सेंट्रल लैब में अभी हमारे 3 स्टाफ जो डीएमएलटी हैं, उनमें से एक बीएमएलटी भी है। अबू अरशद जमानी साहब डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों डिप्लोमा डिग्री उनके पास है। और अर्श शबा प्रियंका कुमारी ये दोनों डीएमएलटी हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और सेंट्रल लैब में इस वक्त जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें खास तौर से सीटीबीटी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन, प्रेगनेंसी टेस्ट, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इन जांचों को अंजाम दिया जा रहा है। डिपार्टमेंटल लैब की अगर मैं बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट का लैब पहले से बहुत अच्छा हुआ है। चंद साल कबल हमारे पास वो तमाम वसाइल नहीं थे जो एक लैब में होना चाहिए, लेकिन पहले से अभी बहुत बेहतरी आई है। लेकिन मैन पावर की बड़ी कमी महसूस हो रही है। इसके लिए मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल और अपने शोबे के एचओडी को लेटर दिया है और उन्होंने मुझे एतमाद दिलाया है कि वो इस ताल्लुक से भरपूर कोशिश करेंगे। फिल वक्त हमारे यहाँ 2 अटेंडेंट स्टाफ हैं जो लैब में अपना काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पीजी स्कॉलर्स यहाँ पे हैं, उनको हमें लैब बेस्ड रिसर्च भी कराना है। तो इसके लिए हमें एक मॉडर्न पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है।
जो MBBS MD हो, और अगर वो उर्दू नोइंग या तिब्बे यूनानी को जान रहा हो तो वो और भी ज़्यादा बेहतर और हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और फ्रूटफुल होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि मैं सर से कहूँ और कि वो इसी खासियत के हामिल अफराद की बहाली यहाँ पे करें, ताकि पढ़ने और पढ़ाने और रिसर्च और तहकीक का ये सिलसिला खूब से खूबतर होता जाए। पीजी स्कॉलर्स 2020-21 में भी हमारे पास 6 पीजी स्कॉलर्स थे और 2021-22 में भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 पीजी स्कॉलर इस डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। और 2022-23 में अंदेशा था कि अगर सीट कन्वर्ट नहीं होंगी तो इसमें 5 ही पीजी स्कॉलर्स आएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सीट भी रिजर्व हुई और इस तरह से 6 के 6 पीजी स्कॉलर्स इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले पाए। उनमें से फर्स्ट बैच में डॉक्टर मोहम्मद एजाजुद्दीन, डॉक्टर तनवीर आलम, शाहनाज बानो, शबिस्ता फातिमा तैयबी, डॉक्टर शगुफ्ता परवीन और शबाना नूर, ये इस कॉलेज के या इस डिपार्टमेंट के फाउंडर बैच में इनका शुमार होगा। 2021-22 में डॉक्टर अमनुल्लाह जमाली, डॉक्टर हसीना परवीन, डॉक्टर इमरान अहमद, डॉक्टर सिमरन खान और डॉक्टर साजिया हसन, डॉक्टर इस्मत हयात, इन 6 पीजी स्कॉलर ने एडमिशन लिया। और 2022-23 में जो एडमिशन लेने वाले पीजी स्कॉलर्स हैं उनमें डॉक्टर तनवीर नूर, डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद नेमतुल्ला, जीनत परवीन और डॉक्टर शकीना बानो, डॉक्टर सादिया तबस्सुम हैं। 2020-21 के बैच को जो रिसर्च के लिए टॉपिक हमने दिया है उसमें स्टडी ऑफ दलाइल बॉल इन यूनानी मेडिसिन, अ लिटरेचर रिव्यू, और द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ वर्म रहीम विथ स्पेशल रेफरेंस टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, conceptual exploration of istifra गैर तबी and its effect on body, study of etiology of decreasing trends in the management of in the mean age of puberty among girls, study of effect of एहतिबास गैर तबी in female reproductive organs, scientific evaluation of safety issues in hijama in relation to pressure, duration and skin changes। इन टॉपिक पर आप लोगों ने गुज़श्ता दिनों तफसील से पीजी स्कॉलर्स के जरिए से प्रेजेंटेशन को समाप्त किया है। इस डिपार्टमेंट के पीजी स्कॉलर्स के जरिए से जो अब तक पेपर पब्लिकेशन या एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो पब्लिश हुए हैं, और डॉक्टर शबाना नूर के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनका पब्लिकेशन इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा रहा। नेशनल सेमिनार जो वर्चुअल हुआ था उसमें इनका टॉपिक था रिकग्निशन टू डेवलप एंड कस्टमाइज ड्रग एक्सप्लिसिटी फॉर हिजामा थेरेपी। इसी तरह से नेशनल सेमिनार जो रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन इन पोस्ट कोविड-19 कंडीशन पे हुआ था, इसमें भी उन्होंने अपना एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश कराया है। पॉसिबल रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in data collection regarding post COVID-19 complications। वर्ल्ड यूनानी कांग्रेस की जानिब से जो वर्ल्ड यूनानी फाउंडेशन के मौके से सेमिनार हुआ था, उस मौके से भी इनका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ है। नीड टू फोर्टिफाई यूनानी सप्लीमेंट विथ ओमेगा-3 फैट्स फॉर मदर एंड चाइल्ड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो रोल ऑफ यूनानी हर्बल ड्रग इन प्रेजेंट डे सिनेरियो एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ था, उस मौके से भी इनका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ है। इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच नीड जस्टिफिकेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, इस टॉपिक पे इनका इस सेमिनार में
एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ है। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो फूड एंड न्यूट्रिशन पे मलेशिया में हुआ था और ये ऑनलाइन था, इस मौके से भी इसका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ है। ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स एंड देयर रोल इन प्रिजर्विंग न्यूट्रिटिव वैल्यूज। और छठा जो एब्स्ट्रैक्ट इनका पब्लिश हुआ है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी गुज़श्ता दिनों हुआ है, पब्लिक हेल्थ एंड डाइटरी लाइफ स्टाइल मलेशिया, ये भी ऑनलाइन था। इसमें भी शबाना नूर का ये एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ है। इनकॉम्पेटेबल फूड कॉम्बिनेशन एडवोकेटेड इन यूनानी मेडिसिन एंड देयर साइंटिफिक बेस। और आपको बताता चलूं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि इस ऑनलाइन इंटरनेशनल सेमिनार में शबाना नूर को बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन का अवार्ड भी मिला। डॉक्टर शबाना नूर के प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो सेकेंड नेशनल सेमिनार में भी इन्होंने प्रेजेंट किया है जो एएमयू में हुआ था अदविया डिपार्टमेंट की जानिब से, और इनका टाइटल था रिक्वेजेशन टू डेवलप एंड कस्टमाइज ड्रग एक्सप्लिसिटी फॉर हिजामा थेरेपी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो जामिया हमदर्द में मुनक़िद हुआ था, उस मौके से भी इन्होंने प्रेजेंट किया और उस वक्त इनका टॉपिक था इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच नीड जस्टिफिकेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने प्रेजेंट किया और उस वक्त मलेशिया में जो हुआ था, और उसका टॉपिक था ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स एंड देयर रोल इन प्रिजर्विंग न्यूट्रिटिव वैल्यूज। सेकेंड वर्ल्ड यूनानी कांग्रेस की जानिब से जो सेमिनार हुआ था, उस मौके से भी इन्होंने प्रेजेंट किया नीड टू फोर्टिफाई यूनानी सप्लीमेंट विथ ओमेगा 3 फैट्स फॉर मदर एंड चाइल्ड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑनलाइन हुआ था, मलेशिया में हुआ था, उस मौके से भी इन्होंने इनकॉम्पेटेबल फूड कॉम्बिनेशन एडवोकेटेड इन यूनानी मेडिसिन एंड देयर साइंटिफिक बेस के उन्वान से अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था। शबाना नूर का प्रेजेंटेशन जो कॉलेज के अंदर हुआ है, कंबाइंड सेमिनार, आपके आने से पहले इस कॉलेज में जो फर्स्ट बैच थे उस वक्त हम लोगों ने कंबाइंड सेमिनार शुरू किया था। उसमें सारे डिपार्टमेंट के पीजी स्कॉलर्स एक साथ जमा होते थे और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 बाय 1 वो अपना प्रेजेंट करते थे। उस मौके से उन्होंने जो प्रेजेंट किया है, टॉपिक था कोविड-19 पैथोजेनेसिस। और राष्ट्रीय पोषण माह जो मनाया गया था 24 सितंबर को, उस मौके से एक्सरसाइज एंड योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमन। सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन भी इन्होंने किया, साइंटिफिक एवेलुएशन ऑफ सेफ्टी इश्यूज इन हिजामा इन रिलेशन टू प्रेशर ड्यूरेशन एंड स्किन चेंजेस। जो डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशंस हुए उसमें भी डॉक्टर शबाना ने कोविड-19 पैथोजेनेसिस एंड यूनानी ओवरव्यू और ड्रग कस्टमाइजेशन फॉर हिजामा थेरेपी, इस तरह के उन्वान पे इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन पीजी स्कॉलर्स के सामने पेश किया था। डॉक्टर मोहम्मद एजाजुद्दीन जो हमारे डिपार्टमेंट के पीजी स्कॉलर हैं फर्स्ट पहले बैच के, उन्होंने भी प्रेजेंट किया। जो कंबाइंड सेमिनार था उस मौके पर इन्होंने जो इनका रिसर्च का टॉपिक था उसी को प्रेजेंट किया था, स्टडी ऑफ दलाइल बॉल इन यूनानी मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। जो डिपार्टमेंटल सेमिनार हुए उसमें भी उन्होंने हसातुल कुल्लिया डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मौजू पे अपनी बात रखी थी। एथिकल कमेटी में भी इन्होंने अपने टॉपिक को प्रेजेंट किया और इनके जो एब्स्ट्रैक्ट हैं दलाइल बॉल इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड देयर डायग्नोस्टिक एप्लीकेबिलिटी इन प्रेजेंट सिनेरियो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार में इन्होंने इस एब्स्ट्रैक्ट को पब्लिश कराया है। डॉक्टर शगुफ्ता परवीन, इन्होंने भी जो कुछ प्रेजेंट किया है वो आपके सामने है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, इस टॉपिक पर इन्होंने प्रेजेंट किया था। और पैथोजेनेसिस ऑफ वास्कुलर इवेंट्स अकरिंग इन एक्यूट इन्फ्लामेशन, जनरल डाइटरी अप्रोच
फॉर एडल्ट्स। ये 3 टॉपिक्स हैं जिस पर इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, और इनके जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, माजुन नजा अ क्लासिकल यूनानी फॉर्मुलेशन फॉर melancholic disease, a scope of research for cancer treatment, और दूसरा है फार्माकोविजिलेंस फॉर ASU and H drugs, present scenario and future perspective। और पोस्टर प्रेजेंटेशन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, और उस मौके से अपने पोस्टर प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट किया था वो है हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन एज एन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। डॉक्टर तनवीर आलम, इन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था वो कंसेप्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ इस्तिफ्राग गैर तबी एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, और दूसरा था इनका लिवर एब्सेस। ये डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन भी है, और एथिकल कमेटी के सामने भी इन्होंने अपने रिसर्च के टॉपिक को प्रेजेंट किया था। डॉक्टर शहनाज बानो, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्यून सिस्टम फ्रॉम मॉडर्न एक्सपेक्ट, इस उन्वान से इन्होंने डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन दिया था। दूसरा इनका जो मौजू था द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ वर्म रहीम विथ स्पेशल रेफरेंस टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तीसरा था इनका हाइपोथायराइडिज्म कोरिलेशन बिटवीन मॉडर्न एंड यूनानी कंसेप्ट, और इनके जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो काज ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन ह्यूमरल थ्योरी और रिव्यू। और दूसरा टॉपिक था इनका एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम थ्रू यूनानी अप्रोच और रिव्यू। और डॉक्टर शबिस्ता फातिमा, इनके जो प्रेजेंटेशंस थे इसका टॉपिक है फूड्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और दूसरा टॉपिक था नेक्रोसिस, और तीसरा टॉपिक इनका था हकीम मोहम्मद कबीरुद्दीन अ मास्टर हीलर ऑफ द मॉडर्न एरा। अब अगर मैं पॉसिबल अप्रोच की अगर मैं बात करूं कि इस डिपार्टमेंट में पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकता है रिसर्च के लिए, तो जो हमारा दूसरा बैच है, दूसरे बैच को हमने जो टॉपिक दिया है वो है कंपाइलेशन ऑफ अलामात मुंजिरा अर्ली मार्कर्स ऑफ डिसीज। तिब्बे यूनानी में बहुत सारे अमराज के ताल्लुक से मर्ज पैदा होने से पहले कुछ ऐसी अलामत और सिम्टम्स जाहिर होती हैं जिनको अलामात मुंजिरा कहते हैं। तो इस टॉपिक पे भी हमारे एक पीजी स्कॉलर डॉक्टर अमानुल्लाह जमाली साहब इस टॉपिक पे इसको कंपाइल करेंगे। इंशाल्लाह एक अच्छी चीज़ पब्लिक के सामने आएगी, और तिब के जो तालिब इल्म है वो इससे खातिर खा इफादा करेंगे। और दूसरा टॉपिक है यूनानी डायग्नोस्टिक अप्रोच टू कॉमन किडनी डिसीज। इस टॉपिक को हमारे पीजी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने लिया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो असबाब और अलामात की बुनियाद पर वो एक अच्छी चीज़ को कंपाइल करके तिब्बी दुनिया के सामने रखेंगे। तो तीसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ असबाब व माहितुल मर्ज ऑफ अमराज जिगर इन यूनानी पर्सपेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू। ये हमारी एक पीजी तालिबा है साजिया हसन, उन्होंने ये टॉपिक लिया है। वो अमराज जिगर के जो यूनानी माहितुल मर्जी कैफियत हैं वो उसको इंशाल्लाह सिस्टमिक वे में अरेंज करेंगी। चौथा टॉपिक है स्टडी ऑन इटियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक अप्रोच, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलवान व किवाम बॉल, लिटरेचर रिव्यू। यूरिन के ताल्लुक से तिब्बी किताबों में बहुत सारी मालूमात दर्ज हैं। दलाले बॉल के ज़िम्न में जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स को यहाँ लिया है, अलवान व किवाम बॉल, और इसके ताल्लुक से हम किन किन अमराज की तशखीस कर पाएंगे वो इस पीजी स्कॉलर के ज़रिए से अंजाम दिया जाएगा। और
नेक्स्ट टॉपिक जो है एन इंटेग्रल स्टडी ऑफ इटियोलॉजी ऑफ फुरूह उसरतुल इंदिमाल इन यूनानी मेडिसिन एंड इन कंटेम्प्रोरी मेडिसिन लिटरेचर। क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर, क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर को भी हमने अपने एक पीजी स्कॉलर को दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो इसके तमाम अहवाल और कवायद को अपनी थीसिस में दर्ज करेंगी। इस साल जो तालिब इल्म यहाँ आए हैं उनको हम क्या दे सकते हैं या वो अपने लिए क्या चूज कर सकते हैं, तो उसके ताल्लुक से मैं बताना चाहूँगा। रिसर्च जो है ये फ्रेंच टर्म से डिराइव्ड है, फ्रांसीसी जबान के अल्फाज से माखूज है और री और सर्च दो अल्फाज से मुरक्कब है। री का मतलब होता है वंस अगेन, अन्यू, अफ्रेश, और सर्च का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग, टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन, टू टेस्ट एंड ट्राई। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च में हम जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देते हैं, या जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी मुहक्किक ने कहा है कि केयरफुल एंड क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन इज नोन एज रिसर्च। तो हम अपने पीजी स्कॉलर्स को जो टॉपिक रिसर्च के ताल्लुक से देना चाहते हैं या जो उन्वान मायतुल अमराज में है वो ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। बौल है, बराज है, मिजाज है, अखलात है, असबाब और अलामात हैं। इन टॉपिक्स को अगर वो स्टडी करें तो उनको रिसर्च का मौजू मिल जाएगा। बौल एक लंबा चैप्टर है और यूरिन के ज़िम्न में हमारे अतिबा की बहुत अच्छी पकड़ है। यूरिन तिब्बे यूनानी के मुताबिक जिगर के खून की मायत जब गुर्दे और मसाना के रास्ते यूरेथ्रा के थ्रू खारिज होता है तो उसको बौल कहते हैं, और बौल के जरिए से हम हरारत व बरूदत और सेहत व मर्ज के हालात की शनाख्त की रहनुमाई हासिल करते हैं। तो हमारी जो थ्योरी है, जो बुनियाद और कुल्लियात है, हरारत व बरूदत, इस तरह के टॉपिक आपको मॉडर्न मेडिसिन में नहीं मिलेंगे। अगर हम हरारत और बरूदत की बुनियाद पर मरीजों का इलाज करेंगे तो उसके लिए हमें अपनी पैथी में ही उसके असबाब वगैरह को जानना होगा। तो हम और आप अगर बॉल की स्टडी करें और दलाले बॉल के ज़िम्न में जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें बहुत सारे उन्वान या बहुत सारी टॉपिक्स मिल सकती है जिसके ज़रिए से हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से बराज स्टूल भी बहुत सारे अमराज की तशखीस में अहम रोल अदा करता है, और दलाइले बराज के ज़िम्न में भी हमारी तिब्बी किताबों में अच्छी खासी बहस मौजूद है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बराज को भी स्टडी कीजिए, इस पर भी आप लिटरेरी वर्क कर सकते हैं। मिजाज के अंदर जब तब्दीली आती है और उसके अंदर जब बिगाड़ पैदा होता है तो उसके नतीजे में भी बहुत सारे अमराज जन्म लेते हैं। शुए मिजाज सादा, शुए मिजाज मादी, तो इस तरह के टॉपिक को भी हम अपने रिसर्च का मौजू बना सकते हैं। शुए मिजाज हम किसी एक सिस्टम का ले सकते हैं, जैसे शुए मिजाज, स्टडी ऑफ शुए मिजाज ऑफ अमराज दिमाग, या स्टडी ऑफ शुए मिजाज मादी ऑफ अमराज दिमाग। इस तरह का टाइटल बना करके हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह के उन्वान को लेकर के हम दूसरे सिस्टम में भी रिसर्च का उन्वान उसको बना सकते हैं। अखलाक तिब्बे यूनानी का एक अहम रुकन अखलाक भी है, और हम और आप जानते हैं कि अखलाक के अंदर जब इम्बैलेंस होता है तभी मर्ज पैदा होता है। तो हमारी यूनानी किताबों में
खिलती अमराज का भी जिक्र है। और 4 अखलाक के अंदर जब कमी बेशी होती है, उसके अंदर इम्बैलेंस होता है, तो मर्ज पैदा होता है। तो हम और आप अमराज बलगमी, अमराज सौदावी, अमराज सफरावी और जो 4 अमराज दम्बी वगैरह का सिलेक्ट करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। असबाब की अगर मैं बात करूं तो तिब्बे यूनानी खासतौर से शोबा माहितुल अमराज में असबाब का भी जिक्र मौजूद है। असबाब खारजी, असबाब दाखिली, असबाब अमराज ज़ाहरी, अमराज बातनी और अमराज सहीहा, अमराज गैर सहीहा, अमराज मुसल्लम, गैर मुसल्लम, अमराज की जो एक डिटेल दिया हुआ है, उसके असबाब को भी हम अपने टॉपिक का, अपने रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं। इसी तरह से अलामात का भी हमारे सब्जेक्ट में जिक्र है, बल्कि अलामात के ताल्लुक से एक पेपर भी है। तो उन अलामात, ज़ाहरी और बातनी अलामात जो अमराज के हमारी किताबों में दर्ज हैं, उन अलामात को भी हम अपनी रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं इस ताल्लुक से जो हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं, उसको डिपार्टमेंट में भी एक प्रेजेंटेशन दूंगा, ताकि उनके जो इश्कालात हैं, डॉट्स हैं, वो दूर हो जाएं और वो आसानी से टॉपिक वगैरह का सिलेक्शन कर सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बुक भी था और भी प्रेजेंटेशन था, पेपर था, वो मेंशन नहीं किए। अच्छा, हो सकता है नहीं दिया होगा। सर बुक भी था, 2 न्यूज़लेटर था।